नमस्कार, उड़ान एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र नंबर 3 के भाग 1 अर्थात भारतीय इतिहास की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, कैसे अधिक से अधिक अंक अर्जित किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 2 अंक के 8 प्रश्न, 4 अंक के 5 प्रश्न, 8 अंक के 3 और 15 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न आपको हल करना होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया है और उसी का हम आज इस वीडियो में विश्लेषण देखने वाले हैं। साथ ही साथ अंत में मैं इस वर्ष आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक जो संभावित है आ सकते हैं इस बार के एग्जाम में, वो आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं 2 नंबर के प्रश्नों की ओर। 2 नंबर के प्रश्न में हमने पहला प्रश्न उठाया है प्रागैतिहासिक काल से। जैसे कि आपने देखा है 2018 के मुख्य परीक्षा में यहां पर इस टॉपिक को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो एक प्रश्न मैंने वहां से उठाया है, तो देखिएगा क्या लिखा है, मध्य पाषाण काल की विशेषता। आपको 4 विशेषताएं लिखनी है मिनिमम, या आप 3 भी लिखेंगे तो भी, लेकिन आप ये मान के चलिएगा 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो 4 आपको कम से कम आपको फैक्ट या उस समय की विशेषताओं के बारे में आपको बताना होगा। जैसे कि ये काल क्या है, पशुपालन था, फिर आपने देखा अस्थायी निवास यहाँ पर चालू हो गया था, लोग वृक्षारोपण कर रहे थे, ठीक। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या, सामूहिक जीवन बिताना लोगों ने शुरू कर दिया था, ठीक। तो इस प्रकार की जो 4 विशेषताएं हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इस काल में क्या हुआ था, सूक्ष्म औजारों के प्रयोग होने प्रारंभ हो गए थे। इस कारण ये जो मध्य पाषाण काल है इसको सूक्ष्म पाषाण काल की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये जितने भी थे वो मैंने विशेषताएं बताए हैं। दूसरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से। आपने देखा होगा 2012 से लेकर 20 तक हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और बीते वर्ष यहाँ से 4 अंक के प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें हमने एकदम सिंपल प्रश्न रखा हुआ है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से हर बार आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विभिन्न नाम है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, फिर उसका प्रथम नगरीय सभ्यता है, फिर कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसके अलावा मेलुहा सभ्यता की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इतने सारे नाम हैं और भी नामों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है 2 अंक में पूछा गया है, अर्थात आपको 4 नाम यहाँ पर लिखने होंगे। फिर देखिएगा मध्य पाषाण काल की विशेषताएं लिखिए। तो मध्य पाषाण काल को आप क्या बोलते हैं, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा। इस काल में ही बड़े बड़े नगरों की पुनः जानकारी मिलती है आपको साहित्यिक साक्ष्यों में। तो बड़े नगरों के निर्माण के कारण इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। इस काल में आहत मुद्राओं का प्रयोग होने लगा। यही वो समय है जब बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आए थे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो इस समय की ये है, यहाँ 16 महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती थी। बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है विजयनगर कालीन यात्रियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 2 अंक में ये प्रश्न पूछा है, तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आप बताइएगा 4 जो विदेशी यात्री थे और वो किस के कालखंड में, मतलब कौन से शासक के काल में आए थे, इतना आपको बताना होगा। जैसे आप देखते हैं निकोलो कोंटी आए थे देवराय प्रथम में, फिर अब्दुल रजाक आए थे देवराय द्वितीय में, फिर डोमिंगो पायस डुअर्ट बारबोसा, ये दोनों कृष्णदेवराय के काल में आए थे। इतना भी लिखेंगे तो काफी है। जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक, लिखा हुआ है या संबंधित है अशोक से। अशोक जो मौर्यकालीन शासक थे और बहुत ही ज्यादा यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर अधिक अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। उसी में से या इसी कारण ही हमने क्या किया है, इस टॉपिक से एक प्रश्न उठाया। हालांकि ये 2 नंबर का है, पिछले वर्ष यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न भी पूछा गया है। यहाँ पर लिखा अशोक का धम्म। तो जैसे कि आप जानते हैं अशोक ने कलिंग युद्ध के परिणाम को देखकर बौद्ध धर्म धारण किया और साथ ही संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने पहले तो युद्ध नीति त्यागी और धर्म नीति लेकर आए। उन्हीं को हम क्या किस नाम से जानते हैं, धम्म के नाम से। तो धम्म में क्या है, तो धम्म में अशोक ने बताया, दूसरे और 7वें शिलालेख में बताया कि दया, दान, सहिष्णुता, साधुता, इन सभी गुणों को आत्मसात करना तथा ईर्ष्या, घृणा, झूठ आदि सभी देश को क्या करना, अपने मन से त्यागना। यही क्या है, अशोक का धम्म था। इसकी जो परिभाषा है राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। तो देखिएगा इतना कम स्पेस है और इतनी सारी जानकारियां हैं, ठीक है। तो आपको मैनेज करते हुए चलना है कि किन गुणों को आत्मसात करना है, किन का त्याग करना है, इसकी परिभाषा कहाँ से ली गई है वो पूरा यहाँ पर लिखना होगा। फिर देखिएगा एक प्रश्न हमने वैदिक काल से उठाया है। वैदिक काल से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक प्रश्न हमने वैदिक काल से लिया है। लेकिन वैदिक काल में हमने पूछा क्या है, अर्थव्यवस्था में मुख्य व्यवसाय क्या है। अब देखिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है वैदिक काल। यहां पर यह नहीं बताया है कि ऋग्वैदिक बोला है कि उत्तर वैदिक बोला है, मतलब आपको वैदिक काल के अंतर्गत दोनों ही बताना है। आपको ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था, आप जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस समय इनका जो प्रमुख पेशा था वो क्या था, पशुपालन था।
मतलब मुख्य आधार जो था अर्थव्यवस्था का वो पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जब इनको कृषि तकनीक का ज्ञान हो जाएगा, उन्नत तकनीक इनके पास आ जाएगी, साथ में लोहे की खोज हो जाएगी, तो इस काल में प्रमुख जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, कृषि। तो प्रमुख व्यवसाय क्या था, अगर आपको ये पूछा है तो इतना भी बताएंगे तो भी काफी है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा है वो 2 अंक का पूछा हुआ है। तो आपको दोनों ही काल को विभाजित करते हुए बताना है कि इस काल में इनका जो पशुपालन था वो मुख्य आधार था, और इस काल में क्या था आपका, कृषि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, स्वल्ली का युद्ध क्यों और किनके मध्य हुआ था। यदि आपने यूरोपीय आगमन पढ़ा है तो यूरोपीय आगमन में आपने देखा ब्रिटिश विस्तार। ब्रिटिश विस्तार में सबसे पहले किया गया ये युद्ध था। यह युद्ध जो है 1612 के आसपास सूरत के समीप स्थित स्वाली नामक युद्ध में पुर्तगाली और अंग्रेजों की मध्य लड़ा गया था व्यापारिक अधिकारों के लिए। एक तो ये युद्ध आप याद रखेगा, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा क्यों हुआ था, तो व्यापारिक अधिकारों के लिए हुआ था। किनके मध्य हुआ था, तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न जो है, आर्य समाज के शैक्षणिक सुधारों को उल्लेख कीजिए। हालांकि आर्य समाज का जो गठन है वो सामाजिक सुधारों के लिए हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनेक शैक्षणिक सुधार कार्य इनके द्वारा किए गए। सबसे महान और मेन कार्य जो था इनका वो स्त्री शिक्षा के उत्थान में था। इनका कहना था कि अगर एक स्त्री अगर पढ़ लेगी, शिक्षित हो जाएगी, तो पूरा का पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। ये इनका ही कथन रहेगा। इस समय इन्होंने क्या किया था, कुछ वैदिक ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि आप देखें वेद भाष्य लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। फिर इनके जो शिष्य रहेंगे, इनके या इस संस्था से जुड़े हुए जो व्यक्ति रहेंगे, जैसे लाला हंसराज, उन्होंने आंग्ल वैदिक विद्यालयों की एक श्रृंखला चालू की। स्वामी श्रद्धानंद जी रहेंगे, वो क्या करते हैं, गुरुकुल की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार इनकी शैक्षणिक सुधारों को हम देख सकते हैं, जो आज भी आप अगर आसपास देखेंगे तो ये इनके शैक्षणिक सुधारों के जो प्रयास थे आज भी हमें दिखाई देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, और यहाँ पर हम देखेंगे 4 अंक के प्रश्न। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 5। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मराठों के पतन के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा मराठों के पतन के बाद, मतलब अगर देखें शिवाजी, और शिवाजी में भी देखें तो शिवाजी के बाद एक नया युग चालू होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पेशवा। तो अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो शिवाजी जैसे कोई योग्य उत्तराधिकारी हुआ नहीं, ना तो पेशवाओं में हुआ। ठीक है, तो इस कारण इनका पतन हुआ। समन्वय की कमी थी, जो मराठा सरदार थे वो आपस में ही लड़ झगड़ पड़े। फिर देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत के तीसरे युद्ध में जो क्षति हुई उसको कोई पूरा नहीं कर पाया। फिर उसके बाद भी देखते हैं अंग्रेज लगातार प्रसार कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, और उनके साथ ही इनका क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया था। साथ ही अनेक राजवंशों के साथ जो इनकी शत्रुता थी मराठों की, ये भी एक कारण रहेगी इनके पतन का। तो काफी सारे आपको कारण मिलेंगे। तो ये प्रश्न जो है 4 अंक में पूछा गया था। तो आप देखिए प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये कारण को आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो है संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था। अब देखिएगा सामाजिक व्यवस्था अगर बोला है तो आपको 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सामाजिक व्यवस्था में हमेशा आपको बताना है आधार, आधार के बाद आपको एक्सप्लेन करना है महिलाओं की स्थिति, फिर बताना है दास प्रथा थी क्या। ठीक, ये 3-4 चीजें हैं। देखो जहां पर शूद्र के बारे में जानकारी मिली तो आप शूद्र के बारे में बताइए, और कोई सामाजिक व्यवस्था अगर होगी जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा हो गई है ना, विधवा विवाह हो गया, फिर उसके बाद और देखते हैं क्या, बाल विवाह हो गया। ठीक है, ऐसे अगर कोई जानकारी मिले तो उसे विशेष तौर पर लिखना है। जैसे देखिए यहाँ का जो समाज का जो आधार था वो था वर्ण व्यवस्था पर आधारित, लेकिन यहाँ पर वर्ण जो थे केवल 2 ही भाग में बटे हुए थे, ब्राह्मण और वेल्लाल। ब्राह्मण जो होते थे वो यज्ञ कर्मकांड करते थे, साथ ही शासक वर्ग की भूमिका भी निभाते थे। जो वेल्लाल रहेंगे वो रहेंगे वैश्य और कृषक कार्य करते रहेंगे। ठीक, वहीं महिलाओं की स्थिति देखेंगे तो उत्तर भारत की तुलना में यहाँ पर अच्छी रहेगी, लेकिन उतनी उन्नत नहीं रहेगी जितना कि सिंधु घाटी सभ्यता या सातवाहन काल में हमने देखा था। जैसे यहाँ पर क्या है, देवदासी प्रथा चालू हो जाएगी। ठीक है, सती प्रथा जैसे यहाँ भी लक्षण आपको मिलेंगे। तो मतलब यहाँ भी आप देखते हैं महिलाओं की स्थिति में अभी भी क्या है, दयनीय थी या शोचनीय थी। दास प्रथा के विषय में यहाँ पर विस्तृत उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इतिहासकार समर्थन करते हैं कि इस समाज में भी, इस काल में भी दास प्रथा प्रचलित रही होगी। तो इस प्रकार आपको मिलाकर ये पूरा आंसर लिखना है, और स्पेशली इस काल में महिलाओं की स्थिति पर एक विशेष आपको 4 अंक का तैयार करना है उत्तर, क्योंकि बीते वर्ष एक बार प्रश्न पूछा है विजयनगर कालीन महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो वैसे ही आपको एक प्रश्न पूछ सकता है संगम काल से संबंधित। अगला जो प्रश्न है वो है जैन धर्म से संबंधित। तो जैन और बौद्ध एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर वर्ष लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एक प्रश्न यहाँ से उठाया है, और वो टॉपिक है कौन सा, जैन धर्म के अंतर्गत उनकी
मान्यताएं, तो मान्यताएं बहुत सारी हैं इनकी, जैसे ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। फिर बात करें तो ये कर्मवाद पर विश्वास करते थे, ये अनात्मवाद थे, ये आत्मवादी थे, है ना। फिर स्यादवाद एक इनकी मान्यता थी, फिर त्रिरत्न थे, फिर पंच महाव्रत थे। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, एक एक मान्यता लिखकर उनको क्या करना, हल्के से डिस्क्राइब करना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है गुप्तकालीन स्थापत्य कला। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला। ठीक, तो स्थापत्य के अंतर्गत आप देखेंगे क्या क्या आ जाएगा, एक तो मंदिर आ जाएगा, मंदिर के बाद देखेंगे आप धातु जो कला थी वो आ जाएगी, फिर मूर्ति कला आ जाएगी, ठीक, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, गुफा आ जाएगा। तो ये सारे के सारे स्थापत्य के ही उदाहरण है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि मंदिर कला को बताइए, ठीक, मंदिर, धातु कला, मूर्ति कला, गुफा कला सबको आपको बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थापत्य स्पेसिफिक नहीं पूछा कि मंदिर बताना है कि धातु कला बताना है। तो ये जो है सभी क्षेत्रों में यहाँ पर क्या हुआ था, विकास हुआ था। इस कारण इस काल को क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जाती है। तो मंदिरों के बारे में बताइएगा, चबूतरे का निर्माण होता था, शीर्ष का निर्माण होने लगा, गर्भगृह का निर्माण हुआ। धातु कला में आप बताइएगा, मेहरौली लौह स्तंभ का विशेषता बताइएगा, ठीक है, कि इसे शुद्ध लोहे से बनाया गया है, इस खुले प्रांगण में रखे होने के बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है, जो आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। मूर्ति कला बताइए, इस काल में कैसी मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो मथुरा कला का यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। गुफा में बताइएगा, अजंता की गुफा जो है 16, 17 और 29 जो है इस काल से संबंधित है ना। मरणासन राजकुमारी के बारे में यहाँ पर उल्लेख कीजिए, ठीक, इस प्रकार इसको बताइए। फिर उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है धन बहिर्गमन सिद्धांत। तो धन बहिर्गमन सिद्धांत आपको पता है, जब औपनिवेशिक काल में भारत से अंग्रेज राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भारत से धन का अपवाह कहाँ कर रहे थे, ब्रिटेन की ओर, और उसके बदले कोई भी राजनीतिक या आर्थिक लाभ भारत को नहीं हो रहा था। यही क्या है, धन निष्कासन सिद्धांत है, जो किनके द्वारा दिया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ते हैं 8 अंक के प्रश्नों की ओर, और ऐसे कितने प्रश्न हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं 3 प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पर भक्ति एवं सूफी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अब अगर आप 5 पॉइंट लिखें और 5 पॉइंट को डिस्क्राइब कर दें तो आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे समाज में समानता की भावनाएं, तो भाई जो कर्म कांड था, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था थी, इन सब का विरोध होने लगा, एकेश्वरवाद का समर्थन होने लगा, है ना। संगीत का माध्यम प्रारंभ हो गया था, है ना। जैसे अगर भक्ति आंदोलन में देखें तो कीर्तन, भजन कीर्तन होने लगा था, तो संगीत चालू हो गया था। साथ में उधर देखते हैं तो कव्वाली चालू हो चुका था। वो भी क्या है, समाज पर एक प्रभाव डाला कि संगीत के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर से जुड़ सकते हैं। फिर और अगर देखें तो साहित्यों का विकास हुआ, साहित्य का विकास तो सूफी में भी देखेंगे, भक्ति में भी देखेंगे, तो साहित्य का विकास होने लगा, क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हुआ। तो ये बहुत सारे प्रभाव हैं जो हमें भक्ति और सूफी आंदोलन से होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार इस प्रश्न को जरूर रेडी रखिएगा, आ सकता है ये प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है 1857 की क्रांति से है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1857 की क्रांति से भारत में क्या प्रभाव पड़ा या ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप ऐसा प्रश्न देखें तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, पहले सोचिएगा क्या कोई इसका राजनीतिक कारण था, क्या कोई इसका प्रशासनिक प्रभाव पड़ा, क्या कोई धार्मिक प्रभाव पड़ा। फिर देखते हैं क्या राष्ट्रीयता पर कोई इसका आंच आया या राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इन सब पर आप बनाते हुए लिखेगा तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें बड़े से बड़ा आंसर भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए सैन्य प्रभाव, सैन्य व्यवस्था में सुधार हुआ, ठीक। जैसे राजनीतिक प्रभाव, तो प्रत्यक्ष रूप से इंडिया जो था, भारत जो था, वो क्राउन के अधीन आ गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर देखिए प्रशासनिक कारण में द्वैत शासन, हड़प नीति आदि जो कुप्रथाएं थी जो भारत में अंग्रेजों ने चालू की थी भारतीय क्षेत्र को हड़पने के लिए, वो सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। फिर धार्मिक, तो धार्मिक प्रभाव क्या देखते हैं कि अंग्रेज समझ गए थे कि भारतीयों को तोड़कर भारत पे राज किया जा सकता है, तो यहाँ पर उन्होंने फूट डाला और शासन करो की नीति अपनाई, जहां एक वर्ग को अपनी ओर मिलाकर क्या करना चाहा, प्रशासनिक अधिकार देने चाहिए, ठीक। फिर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सैन्य व्यवस्था में भी क्या हुआ, परिवर्तन देखे गए। तो सैन्य व्यवस्था में कैसे परिवर्तन देखे गए, भारतीय सैनिकों की जो अधिकता थी ब्रिटिश सेना में, उनको क्या किया गया, कम किया गया। माना जाता है कि पहले क्या है 5:1 में था, इसे हटाकर, और मुख्यतः कहाँ की बात करें हम, बंगाल की 2:1। ये 2:1 क्या है, यहाँ पर 5 भारतीयों में एक, क्या मतलब 5 भारतीयों के पीछे एक अंग्रेज अधिकारी होता था, उसको बदलकर क्या किया गया, 2 भारतीय के पीछे एक अंग्रेज को शामिल किया गया। और ये किसके अनुशंसा पर किया गया, पील आयोग के अनुशंसा पर। पील आयोग आप लिखेंगे, है ना, पील आयोग की अनुशंसा पर इसे क्या किया गया, परिवर्तित किया गया। फिर उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गांधी जी का संघर्ष विराम संघर्ष की नीति क्या थी। तो गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की नीति
अगर उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं तो गांधी जी को लगता था कि लगातार संघर्ष करते रहने से क्या है, जो जन समर्थन है वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होते जाता है। तो गांधी जी को लगता था कि एक समय तक, एक निश्चित समय तक संघर्ष करना चाहिए और उसके पश्चात अंग्रेजों से वार्तालाप कर कुछ अधिकार लेने चाहिए और थोड़ी देर के लिए क्या होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, और फिर से क्या होना चाहिए, जब अधिकार हमको पूर्ण होता ना दिखे तो फिर से क्या करना चाहिए, संघर्ष को प्रारंभ चाहिए। तो यही जो है संघर्ष विराम संघर्ष की नीति है गांधी जी का। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको कहां पर दिखाई देगा, जब आपने देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में होता है। तो पहला जो चरण था वो संघर्ष का चरण, फिर देखा था आपने कि गांधी इरविन समझौता होता है, उसको उदाहरण स्वरूप आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो गांधी इरविन समझौते के समय हम क्या बोल सकते हैं, विराम का समय। फिर गांधी जी कहाँ जाते हैं, गुलमर्ग सम्मेलन, वापस आते हैं, फिर से संघर्ष स्टार्ट करते हैं। तो उसको पूरा उदाहरण स्वरूप आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जहां पर है 15 अंक के प्रश्न आपको देखना है। यहाँ पर 2 प्रश्न है जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन को प्रारंभ करने के कारणों को लिखिए। देखिएगा, कारणों को लिखिए बोला है ना, ध्यान दीजिएगा, कारणों का व्याख्या करनी है आपको, कारण क्या थे। ठीक है, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हल्दी घाटी के युद्ध पर टिप्पणी कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1576 में किनके मध्य लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। बात करते हैं दोनों पर। तो यहाँ पर देखिएगा, असहयोग आंदोलन मतलब किसी प्रकार से ब्रिटिश जो नियम है उस पर क्या सहमति ना देना, या उनका क्या करना, विरोध करना, या किसी प्रकार की उनकी बात को क्या नहीं करना, किसी भी बातों पर समर्थन ना करना ही क्या था, असहयोग था। और इसे एक आंदोलन के रूप में संचालित करना ही क्या कहलाया, असहयोग आंदोलन। और इसे कारण आप देखेंगे तो अभी भी देखिएगा, अब कारण अगर लिखना है, प्रभाव लिखना है, तो मैंने अभी एक प्रश्न में बताया था, क्या कोई इसका राजनीतिक कारण था, बिल्कुल देखिएगा। क्या इसका कोई धार्मिक कारण था, बिल्कुल आप जोड़ के लिखिएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिएगा, आर्थिक कारण था क्या, तात्कालिक कारण है क्या। ठीक, सोचिएगा, राजनीतिक कारण तो 1909-1917 में जो मॉनफोर्ड वो आया था, सुधार अधिनियम आया था 1909 में, आपने देखा था कि मार्ले मिंटो सुधार, तो भारतीयों को कुछ ज्यादा विशेष अधिकार नहीं मिले थे, है ना। और जो स्वराज वाली जो प्राप्ति की बात थी वो उस पर भी चर्चा नहीं हुई, होम रूल भी चल चुका है। फिर उसके बाद देखते हैं धार्मिक कारण, तो भाई खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती तो पहले क्या कहा गया था कि हम खलीफा के पद को समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन वैसे ही घोषणा कर देते हैं कि हम खलीफा के पद को समाप्त करेंगे और तुर्की का विभाजन करेंगे। तो ये भी कारण था। आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक कारण था क्या, बिल्कुल था, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई थी, मंदी आ गई थी, और जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, है ना, भुखमरी का दौर चल चुका था। फिर तात्कालिक कारण में आप देखेंगे, रोलेट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग, तो वो दोनों को आप सोचिएगा कितने सारे पॉइंट। अब देखिए कितने आपके पास कितना ही स्पेस होता है, तो अगर एक एक पॉइंट को आप 2-2 लाइन में अगर एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो पहले तो यही बताना पड़ेगा कि असहयोग आंदोलन क्या है ना। तो असहयोग आंदोलन बताने के लिए आपके पास कितना ही स्पेस है। वहां पर आपने देखा कि जस्ट यहाँ पर आपके पास 2 लाइन है और इधर आपके पास लगभग 17-18 लाइन है। ठीक, तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसको 2 पॉइंट है, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये क्या है, तत्कालिक कारण था, और गांधी जी के परिवर्तित विचार। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो काफी सारे पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, और चूंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। फिर बात करें दूसरा प्रश्न को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हल्दी घाटी युद्ध पर टिप्पणी लिखी है। अब यहाँ पर कुछ विशेष नहीं लिखा है, मतलब हमको क्या करना है कि पहले यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार करनी है, फिर इसी में बताना है कारण के बाद आपको बताना है घटना कहाँ हुई और इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक, यदि आप ऐसे युद्धों को या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको आप ऐसे बांट के लिख सकते हो तो बिल्कुल लिखिएगा, आप जो है बहुत अच्छे से इसका आंसर लिख पाएंगे, और जो चेकर होगा वो भी बहुत अच्छे से चेक करके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने इसकी पृष्ठभूमि बता दी है। क्योंकि जैसे आपको पता है, उदय सिंह जो थे महाराणा प्रताप के पिताजी, उस समय से ही अकबर चाहते थे यहाँ पर अधिकार करना मेवाड़ पर, लेकिन उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना कहाँ भेजी, अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास, जो यहाँ पर क्या है आपको हल्दी घाटी नामक क्षेत्र है। इसी स्थान पर क्या होगा, युद्ध लड़ा जाएगा। एक तरफ होंगे महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ क्या कौन होते हैं, आपके मान सिंह। तो मान सिंह के नेतृत्व में थी मुगल सेना और एक तरफ थे महाराणा प्रताप। दोनों के मध्य काफी लंबा संघर्ष चला, लेकिन ये जो संघर्ष था उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, कोई युद्ध का निर्णय नहीं निकल पाया। दोनों ही सेना अपने अपने स्थान पर वापस रुक गई। तो यहाँ पर क्या है, ये घटना आपको कारण बताना है कि मेवाड़ पर अधिकार करने के उद्देश्य से अकबर ने यहाँ पर क्या की थी, चढ़ाई की थी। इसकी पहले की पृष्ठभूमि भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो 1566 से अकबर चाहते थे कि यहाँ पर क्या करें, अधिकार कर लें, उदय सिंह के समय से ही। ठीक, फिर यहाँ पर कारण, तो
क्या है कारण? तो आप देखेंगे मेवाड़ क्षेत्र पर शासन करने के उद्देश्य से, राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से। फिर घटना बताइएगा, कहाँ पर ये घटना हुई, क्या उसका परिणाम रहा। और ओवरऑल आप देखेंगे कि जो महाराणा प्रताप थे उनकी वीरता और सैन्य बल के आगे जो अकबर का सपना था वो अधूरा का अधूरा रह गया, और मेवाड़ कभी भी अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया। इस प्रकार इसको क्या करना रहेगा? कंक्लूड करना रहेगा। तो देखा हमने इस वीडियो में कि कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कैसे उसका अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा भी मैंने इस वीडियो में जो प्रमुख पॉइंट हैं, जो प्रमुख टॉपिक हैं, जो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके लिए रखे हुए हैं। देखिएगा, अगर प्राचीन भारत के इतिहास की मैं बात करूं तो यहाँ पर सिंधु घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा वैदिक हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बौद्ध और जैन और मौर्य और गुप्त। अगर आपके पास समय कम है तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करके चली जाइएगा, आपको निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मध्य भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत जैसे, तो यहाँ पर केवल और केवल नीतियां, प्रथा, ठीक है, सिद्धांत, इन पर आपको चर्चा करनी, यहीं से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है। जैसे नीतियां में आपने देखा होगा कि इक्ता प्रथा क्या है, तुर्कानी चहलगामी, तुर्कान चहलगामी पूछ भी चुका है, तो इस बार आप देखिएगा इक्ता प्रथा तैयार कीजिएगा। फिर रज़िया सुल्तान के बारे में जरूर देखिएगा, उनकी असफलता का कारण क्या रहा। फिर देखिएगा यहाँ पर सिद्धांत, तो राजत्व सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो राजत्व सिद्धांत में आप देखेंगे बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था। फिर उसके बाद देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत क्या था, बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था क्या थी, तो नीतियों के अंतर्गत आ जाएगा ये। तो ऐसे प्रश्न को आपको विशेषकर ध्यान देना है। यहाँ पर एक शॉर्ट नोट तैयार करिएगा आमिर खुसरो पर, आमिर खुसरो पर एक विशेष नोट तैयार करिएगा। इस बार लग रहा है कि यहाँ से पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। विजयनगर हर बार की जैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमने एक प्रश्न भी उठाया था विदेशी यात्रियों को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अष्ट जो दिग्गज थे वो इस बार जरूर देखिएगा। अष्ट प्रधान तो काफी बार पूछा जा चुका है, जो मराठा काल से संबंधित है। भक्ति और सूफी काल में आप पढ़ेंगे क्या? अष्ट छाप, जो वल्लभाचार्य जी से संबंधित रहेंगे, ठीक, ये भी आप ध्यान देना। तो अष्ट छाप यहाँ पर है भक्ति और सूफी में, मतलब भक्ति काल में। अष्ट दिग्गज कहाँ पर है? विजयनगर में। तो ये दोनों ध्यान रखना। और खासकर मराठा में आप पढ़ते हैं अष्ट प्रधान। तो ये 3 क्वेश्चन है, एटलीस्ट नाम देख के जरूर जाइएगा कि कौन कौन शामिल है इसमें, बाकी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा विजयनगर में आपको क्या देखना है कि इस समय के यात्री कौन थे, कृष्णदेव राय से संबंधित कुछ प्रमुख जो जानकारी है वो देख लीजिएगा। खासकर देखिएगा प्रशासन पर आपको विशेष ध्यान देना है। फिर है अगला टॉपिक मुगल काल। मुगल काल इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा हाल फिलहाल में अभी भारतीय सरकार ने क्या कहा है, 30% जो है सिलेबस कम कर दिया जाए स्कूलों से, ठीक। तो वो जो 30% है उसमें जो है मुगल वंश शामिल है, मुगल साम्राज्य शामिल है। तो स्कूलों से तो निकाला जा रहा है, लेकिन क्या अभी के लिए पढ़ने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी हो गया? मुगल काल को पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये अभी क्या है, हाल फिलहाल की घटना में ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। फिर भक्ति और सूफी हर बार की जैसे पूछा जाता है, तो इस बार देखिएगा भक्ति और सूफी आप विस्तार पूर्वक तैयार कीजिएगा। आधुनिक भारत से हम देखेंगे तो देखिएगा ब्रिटिश विस्तार से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे बंगाल से पूछेगा कि भाई प्लासी का युद्ध क्या है, बक्सर का युद्ध क्या है। फिर मैसूर में 4 युद्ध हुए थे, उसका परिणाम लिखिएगा। मराठा, तो मराठा शिवाजी मैंने यहीं पर इंक्लूड कर दिया, तो शिवाजी को भी पढ़ सकते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान बार बार पूछे जाते हैं, उनकी कर प्रणाली पढ़िएगा, सैन्य व्यवस्था पढ़िएगा। पेशवा काल में जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिएगा सिख के बारे में, तो सिख भी इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं, जैसे पंजाब में क्या हुआ, अभी चुनाव है, तो मे बी जो चेकर होगा, जो पेपर सेट करने वाला होगा, वो हो सकता है यहाँ से एक जोड़ दे, है ना। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। राजस्व हर बार के लिए इंपॉर्टेंट है। सुधार कार्य, तो सुधार कार्य में इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे सुधार कार्य किए हैं। जैसे दास प्रथा का अंत किया है, सती प्रथा को हटाया है, जो शिशुवध था उसको समाप्त किया, तो काफी सारे सुधार कार्य थे। प्रशासनिक कार्य जो इनके थे वो क्या थे, याद करो कि ये द्वैत शासन लेके आएंगे, सहायक संधि लेके आए थे, फिर हड़प नीति लेके आए थे। तो ये यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसलिए यहाँ से बढ़ गई है। फिर देखिएगा 1857 की क्रांति हमेशा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद के उदय का कारण इस बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसके आगे बहुत सारा प्रश्न पूछ चुका है। सुधार कार्य में इस बार वापस से अंबेडकर जी को जरूर रेडी करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अंबेडकर जी से संबंधित बहुत सारी अभी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, तो इनको जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में थे। और फिर देखिएगा लास्ट में 1885 से लेकर 1947 के बीच में बहुत सारी घटनाएं होती है। उसमें से एक घटनाएं जरूर आप देखिएगा, क्रांतिकारी घटनाएं, और खासकर भगत सिंह से संबंधित अगर कोई है तो वो जरूर रेडी करिएगा। जैसे काकोरी कांड एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, हो सकता है आपको बम असेंबली कांड को पूछ दिया जाए, ठीक।
या भगत सिंह से रिलेटेड और जानकारी पूछ दिया जाए, सैंडर्स की हत्या पूछ दिया जाए, लेकिन इस टॉपिक को जरूर आप प्रिपेयर करके जाइएगा। इस बार इसकी पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भगत सिंह से रिलेटेड बहुत सारे कुछ कार्य किए हैं। तो आशा करता हूं कि जो भी मेरे द्वारा बताया गया होगा वो आपके लिए क्या हो, लाभदायक हो। ऐसा मैं आशा करता हूं कि इससे संबंधित जो हमने यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है प्रश्नों का, वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही मिल जाए और आप जो है अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।